हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और उसके प्रभाव। आज है इस लेसन का लास्ट टॉपिक हमारे पास में, शिवाजी और पेशवा पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक रह गया इस लेसन का हमारा, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शिवाजी का परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। परिचय में क्या याद रखना है? सबसे पहले शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी के पिता याद रखना है सबको, आपको माता पिता और उनका जन्म याद रखना है, ठीक है ना। तो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले और जीजाबाई की संतान कौन थे? शिवाजी। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ? तो शिवाजी का जन्म हुआ, याद रखना है, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ। 1 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शिवाजी का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहां हुआ? शिवनेरी दुर्ग में, पूना के, महाराष्ट्र में, पूना के शिवनेरी दुर्ग की पहाड़ियों में, शिवनेरी दुर्ग में हुआ। ओके, याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि शाहजी भोंसले से इनकी बनती नहीं थी, तो जीजाबाई और शिवाजी दोनों साथ में रहते थे, ठीक है ना। अपनी माता के साथ में इनका जीवन, लालन पालन वगैरह सब इनकी माता ने ही किया था, ठीक है। तो इनका लालन पालन एक तो किया इनकी माता जीजाबाई ने, और दूसरे इनके संरक्षक जो थे वो कौन थे? दादा कोंडदेव। अब ये दादा कोंडदेव जो है ना, वो दादा नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे जो बड़ा भाई वगैरह होता है उसके आगे दादा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो दादा कोंडदेव जो थे इनके संरक्षक थे। इनके लालन पालन में ही, दोनों के लालन पालन में एक ऐसी जो भी शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सारी शिक्षाएं जो है वो शिवाजी को इन दोनों के द्वारा मिली थी। तो जीजाबाई और कोंडदेव के संरक्षण में इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। नेक्स्ट जो आपको इनके परिचय में चीज याद रखनी है, वो ये चीज याद रखनी है कि शिवाजी का जन्म, एक तो ये ध्यान रखना है, शिवनेरी दुर्ग की पहाड़ियों में, पूना, महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है। संरक्षक आपसे जो पूछा जाता है जीजाबाई और कोंडदेव के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान। अगर आपसे पूछा जाए शिवाजी का पहला अभियान, ठीक है, शिवाजी का प्रथम अभियान जो था वह किसके विरुद्ध हुआ था? इनका प्रथम अभियान हुआ था बीजापुर के विरुद्ध। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, बीजापुर अगर आपसे पूछा जाए मैप में, तो बीजापुर आप कहां भरेंगे? कर्नाटक में। कहां भरेंगे? कर्नाटक में भरेंगे बीजापुर, ठीक है। तो शिवाजी का प्रथम अभियान जो था वह किसके विरुद्ध था? बीजापुर के विरुद्ध था, कर्नाटक के विरुद्ध था। ओके, अब यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, ये अभियान जो है ये कब हुआ था? 1646 ईस्वी में। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, बीजापुर का शासक उस समय कौन था? आदिल शाह। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। याद आ जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि शिवाजी का प्रथम अभियान है किसके विरुद्ध होगा? शिवाजी का प्रथम अभियान होगा कर्नाटक, बीजापुर के विरुद्ध होगा। वहां का शासक कौन था? वहां का शासक है मोहम्मद आदिल शाह, वहां का शासक है। आदिल शाह जो है काफी उम्र हो चुकी है, बीमार रहता है, इस वजह से उसका शासन में, राज प्रबंध में पूरी तरह से सहयोग नहीं हो पाता है, पूरा ध्यान नहीं दे पाता है, और इस अव्यवस्था का लाभ कौन उठाते हैं? शिवाजी। और 1646 ईस्वी में वह बीजापुर के एक महत्वपूर्ण दुर्ग, तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। तोरण किले या तोरण दुर्ग पर, ठीक है ना, बीजापुर का है ये तोरण दुर्ग। इस पर आक्रमण करके यहां पर अधिकार कर लेते हैं। किसके द्वारा अधिकार होता है? शिवाजी के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है यहाँ से लगभग 2 लाख हूण का खजाना मिलता है। हूण जो है वो पैसे की इकाई है वहां की मापने की, ठीक है ना। 2 लाख हूण का खजाना उनके हाथ लगता है, और इस खजाने से वह क्या करते हैं? अपनी सेना का निर्माण करते हैं, एक बड़ी सेना का निर्माण करते हैं। किसके विरुद्ध? अन्य अभियानों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध, ठीक है ना। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक सेना का निर्माण किया जाता है। अब इस व्यवस्था, ये जब आक्रमण कर ले जाता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ने लग जाती है, क्योंकि शिवाजी के द्वारा आदिल शाह के काफी विश्वास पात्र व्यक्ति भी उनको वह धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। तो धीरे धीरे शिवाजी की शक्तियां बढ़ती जाती है। ऐसे में
आदिल शाह बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है कि शिवाजी पूरे कर्नाटक पर अधिकार कर लेगा। इसके लिए उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो शिवाजी को युद्ध में हरा सके। इसके लिए वह किस व्यक्ति को चुनता है? पहले तो सभी व्यक्ति मना कर देते, एक व्यक्ति तैयार हो जाता है शिवाजी के विरुद्ध जाने के लिए। वह कौन है? उसका प्रमुख सेनापति, उस प्रमुख सेनापति का नाम याद रखना है, अफजल खान। कौन है? अफजल खान। अफजल खान जो है वो ये कहता है कि वह शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार है, वो उसको बंदी बना के लाएगा, उसको पराजित करके आ जाएगा। ठीक है ना। अफजल खान क्या करता है? कूटनीति का सहारा लेता है और शिवाजी के पास में अपने एक व्यक्ति को भिजवाता है जिसका नाम है कृष्णजी भास्कर। किसको भिजवाता है? कृष्णजी भास्कर को भिजवाता है कि भाई हम आपके साथ में संधि करना चाहते हैं, शिवाजी के साथ में हम संधि करना चाहते हैं। ये उसकी कूटनीति थी। बाकी वो अफजल खान क्या था? उसकी एक चालाकी होती है, वो उसको मिलकर शिवाजी को मारना चाहता है। ठीक है। तो अफजल खान जो है कृष्णजी भास्कर को दूत बनाकर भेजते हैं किसके पास में? शिवाजी के पास में। शिवाजी को इस कूटनीति के बारे में पहले से ही जानकारी लग जाती है, इसलिए वो पूरी सुरक्षा के साथ में अफजल खान के साथ में सामने उपस्थित होते हैं। कब की बात है? 1659 ईस्वी में अफजल खान जो है वह दोनों किससे मिलेंगे? अफजल खान और शिवाजी जो है वह दोनों आपस में मिलेंगे संधि की बातचीत के हिसाब से। इसमें अफजल खान जो है वह शिवाजी से गले लगते हुए उनकी गर्दन दबोचने में लग रहा होता है। उसी समय शिवाजी क्या करते हैं? उनके लोहे का कवच पहना हुआ होता है और बाघ के शेर के जो नाखून होते हैं उनके पहने होते हैं और एक कटार उनके हाथ में होती है। ठीक है ना। तो अफजल खान आक्रमण करे उससे पहले ही शिवाजी क्या है? बाघनख से उसको चीर देते हैं और यहां पर अफजल खान जो है वह मारा जाता है। ओके। तो ये यहां पर बीजापुर का विरोध कंप्लीट हो गया। बीजापुर के लगभग काफी सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? यहाँ पर शिवाजी का अधिकार हो जाता है। मोहम्मद आदिल शाह है वह कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट अभियान अपन पढ़ते हैं शिवाजी और मुगल। शिवाजी और मुगल में आपको ध्यान रखना है कि जिस समय मराठा के संस्थापक शिवाजी थे उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। कौन था मुगल शासक? औरंगजेब था। ओके। अब औरंगजेब भी शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियों से परेशान है। इसके लिए दक्षिण का क्षेत्र है शिवाजी का पूरा, इसके लिए औरंगजेब क्या करता है? दक्षिण में सूबेदार बनाकर भेजता है। किसको? अपने मामा शाइस्ता खान को। किसको भेजता है? शाइस्ता खान को भेजता है कि वह शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोके। ठीक है ना। उसका जो विस्तार बढ़ता जा रहा है उसकी शक्ति का दमन करे, उसको रोके। शाइस्ता क्या क्या करता है? शाइस्ता खान जो है वह दक्षिण का एक प्रमुख क्षेत्र जो है पूना पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। शाइस्ता क्या कर लेगा? पूना पर अधिकार कर लेगा। और पूना पर अधिकार कहां करेगा? वह जहां पर शिवनेरी दुर्ग में, जहां पर शिवाजी का पूरा बचपन बीता है। ठीक है ना। उस शिवनेरी दुर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लेगा और यहां से शिवाजी के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू हो जाता है, योजना बनाना शुरू कर देता है। जब शिवाजी को इस बात का पता चलता है, शिवनेरी दुर्ग से पूरा लालन पालन ही वही हुआ है तो पूरी जगह से वो अवगत अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे? शिवाजी जो है वह शाइस्ता खान के विरुद्ध अभियान करेंगे। क्या करेंगे? शाइस्ता खान के विरुद्ध अभियान करेंगे। तो ये अभियान होगा 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में शिवाजी जो है वह अपने लगभग 400-500 सैनिकों को लेकर किसके विरुद्ध जाएंगे? शाइस्ता खान के विरुद्ध जाएंगे। ठीक है ना। अंधेरे का समय होता है। शिवाजी जिसमें शाइस्ता खान पर आक्रमण करते हैं उस समय शाइस्ता खान जो है वह भागने में सफल हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी 3 उंगलियां, जिसमें वो भाग रहा था उसकी 3 उंगलियां पर वार कर दिया जाता है शिवाजी के द्वारा, वो उसकी 3 उंगलियां जो है वह कट जाती है। लेकिन इसके अलावा शाइस्ता खान के एक पुत्र और उसकी 6 पत्नियां जो है वह इसमें मारी जाती है। इस आक्रमण जिस समय होता है शिवाजी के सैनिकों द्वारा, उसमें उसके पुत्र और 6 पत्नियां जो है ये तो मारे जाएंगे और शाइस्ता खान यहाँ से जान बचाकर भाग जाएगा। अब जब यहाँ से शाइस्ता खान भाग जाएगा तो कौन नाराज हो जाएगा? औरंगजेब शाइस्ता खान से नाराज हो जाएगा और शाइस्ता खान को पूना से हटाकर कहाँ भेज देगा? बंगाल भेज देगा कि भाई ये शिवाजी को रोकने में सफल नहीं हुआ तो इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? बंगाल भेजेगा। कौन? औरंगजेब। ठीक है। अब औरंगजेब को चाहिए कि भाई कैसे भी करके शिवाजी का तो दमन करना ही है। तो शाइस्ता खान के बाद में पहला तो भेजा है दक्षिण का सूबेदार बनाकर
शाइस्ता खां को। जब शाइस्ता खां इसमें सफल नहीं हो पाता है तो शिवाजी के द्वारा किसको भेजा जाता है? अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा जाता है। मुअज्जम भी इसमें सफल नहीं हो पाता है तो तीसरा किसको भेजा जाता है? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, जो अपने पिछली बार पढ़ा था वीर दुर्गादास राठौड़ ने पढ़ा था राठौड़ में, उसे वही जसवंत सिंह है। ये मारवाड़ के राजा जो जसवंत सिंह को भेजता है किसके पास में? शिवाजी के पास में। लेकिन इन दोनों में सफलता नहीं मिलती है। अब औरंगजेब को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कूटनीतिक दूरदर्शिता को अपनाते हुए चालाक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि शिवाजी को बंदी बनाने में सफल हो सके, उसको अधीन कर सके। इसके लिए एक कूटनीतिक कौन मिलता है उसको? आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह। कौन मिलता है? आमेर के जो शासक है मिर्जा जयसिंह जो है, मिर्जा राजा जयसिंह, वो इनको मिल जाते हैं। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब के द्वारा जयसिंह को भेजा जाता है किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध भेजा जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह जो है बहुत ही कूटनीति से कुछ मराठा सरदारों को, मराठा लोगों को धन देकर अपनी ओर मिलाना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो पुरंदर के दुर्ग को घेर लेगा, पुरंदर किले को घेर लेगा, जहां पर शिवाजी का पूरा परिवार रह रहा है अभी। ठीक है ना। तो पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। अब शिवाजी के पास कोई उपाय नहीं है, उसको दुर्ग से बाहर निकलना पड़ता है अपने परिवार की जान बचाने के लिए, और दोनों के मध्य एक संधि हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संधि बहुत इंपोर्टेंट, कई बार पूछी जाती है। 1665 ईस्वी में कौन सी संधि होगी? पुरंदर की संधि। कई बार पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई और इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। तो पुरंदर की संधि होगी 1665 ईस्वी में। किस किस के बीच? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। अब इस संधि की प्रमुख शर्तें, इस संधि की प्रमुख शर्तों में सबसे पहले मराठों के पास जो 35 दुर्ग थे, उन 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े। 23 दुर्ग किसको देने पड़े? मुगलों को देने पड़े। दूसरा, शिवाजी के पुत्र जो है संभाजी, इनको मुगल दरबार में रहना पड़ा, मुगल दरबार में सेवाएं देनी पड़ी संभाजी को। मुगल दरबार में सेवा देना पड़ी। तीसरी जो शर्त थी, ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी को दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा मुगल दरबार में। ठीक है ना। शिवाजी को दरबार में आने को बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ही जसवंत सिंह जो है वह मराठों के साथ भी अच्छी मित्रता रखता है और मुगलों के साथ भी अच्छी मित्रता रखता है। इसलिए 1666 ईस्वी में ही, कब की बात है? 1666 ईस्वी में है ना। 1666 ईस्वी में जसवंत सिंह जो है वह जसवंत सिंह के द्वारा शिवाजी को कहां उपस्थित किया जाता है? मुगल दरबार में। शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया जाता है। अब शिवाजी जब यह मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। इससे शिवाजी क्या करते हैं? 1966 ईस्वी में मुगल दरबार से वहाँ से भाग जाते हैं और जसवंत सिंह के पुत्र के वहाँ आमेर में, जयपुर में वहाँ पर शरण लेते हैं, उनके वहाँ भवन में चले जाते हैं। लेकिन जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि वह दरबार में से निकल के गए तो उनको लगता है कि उन्होंने मुगलों की इंसल्ट की है। ऐसे में क्या है, औरंगजेब आदेश देता है और शिवाजी और इनके पुत्र संभाजी को आमेर भवन में बंदी बना लिया जाता है। कहाँ बना लिया जाता है? आमेर भवन में बंदी बना लिया जाएगा दोनों बाप बेटे को। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी शिवाजी जो है वह चाल चलेंगे, कूटनीतिक चाल चलेंगे और यहाँ से बाप और बेटा शिवाजी और संभाजी जो दोनों आमेर भवन से सुरक्षित भाग जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ से सुरक्षित भागने के बाद, यहां से सुरक्षित भागने में सफल हो जाएंगे। यहां से भागने के बाद क्या करेंगे? वह वापस मुगलों के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देंगे। सूरत क्षेत्र को लूटेंगे, वहां से अपना धन लेंगे और अपनी सेना का विस्तार करेंगे। अब धीरे धीरे क्या है, औरंगजेब जो है वो मुगल सूबेदार किसे नियुक्त करता है? अपने पुत्र मुअज्जम को। अब मुअज्जम जो है थोड़ा आलसी किस्म का है,
मुअज्जम जसवंत सिंह की है, मुअज्जम से भी ठीक बन रही है और शिवाजी से भी अच्छी बन रही है। तो अब ऐसे में जब युद्ध का दौर चल रहा है तो उस युद्ध को शांत करने के लिए जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगल और मराठा एक संधि हो जाएगी। जसवंत सिंह की मध्यस्थता से कौन सी संधि होगी? मुगल मराठा संधि हो जाएगी। और इस संधि के तहत एक महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है कि इस संधि के तहत औरंगजेब जो है खुद वह शिवाजी को राजा की उपाधि देगा। ठीक है ना, किसको देगा? शिवाजी को। कौन देगा? औरंगजेब देगा। ठीक है ना, याद रखनी ये चीज आपको। इसके बाद में शुरुआत में तो थोड़ी शांति बनी रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इस संधि की जो शर्तें होती है कि भाई मुगल मराठों के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन इस संधि की अवहेलना करना शुरू कर देता है औरंगजेब और धीरे धीरे मराठों के क्षेत्र पर अधिकार करना वापस शुरू कर देता है। तो जब ये बात शिवाजी को पता चलती है तो शिवाजी भी क्या करते हैं, वापस अपने क्षेत्र को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जो दुर्ग मुगलों के अधीन चले गए थे उन दुर्गों को वापस प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं। सूरत पर पुनः आक्रमण करके उसको लूट लिया जाता है और अपनी सेना का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया जाता है। ओके, अब इस युद्ध के बाद हम पढ़ते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक या दो चीजें याद रखनी आपको जो पूछी जाती है। सबसे पहला पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ दुर्ग में। हमने पढ़ा था कि जिसका इन्होंने मरम्मत करके उस दुर्ग का नाम दिया था। ठीक है ना, तो स्थान क्या है? रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है ना, तो शिवाजी का राज्याभिषेक समय अगर पूछे तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था जून 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? जून 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर पूछें कि किस ब्राह्मण की शरण में, किस ब्राह्मण के द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है वो ब्राह्मण थे, बनारस के ब्राह्मण थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। बनारस के गंगा भट्ट। बनारस के गंगा भट्ट जो थे उनके द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया और राज्याभिषेक के बाद ही उन्होंने उपाधियां प्राप्त की। 3 उपाधियां ली। कौन कौन सी? सबसे पहले उन्होंने उपाधि धारण की छत्रपति की। कौन सी उपाधि धारण की? सबसे पहली उपाधि उनकी याद रखनी है, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। दूसरी है हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला, हिंदू धर्मोद्धारक। ओके, हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला। इस पे अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, हिंदू धर्म का, हिंदू स्वराज्य का। और लास्ट जो उन्होंने उपाधि धारण की थी वह थी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यानी गायों की रक्षा करने वाला, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। शिवाजी भी ब्राह्मण ही थे ना, तो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। ये 3 उपाधियां जो है वो उन्होंने अपने राज्यारोहण के बाद में स्वीकार की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं इसलिए आपके इसमें यही चीज आती है आपकी, ये ध्यान रखनी है। ओके, अब इसके चीज में हम इसी में याद कर लेते हैं उनकी मृत्यु भी, कि यहाँ पर 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक तो हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब आप दूसरी तरफ क्या है कि शिवाजी का पुत्र जो है संभाजी, जो कि मुगल दरबार में सेवाएं दे रहा था, वो पूरी तरह से किसके अधीन हो जाएगा? मुगलों की शरण में चला जाएगा और मराठों के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, मुगलों की शरण में चला जाएगा। अब उत्तराधिकारी तो संभाजी बनना चाहिए, लेकिन उसकी जो अन्य पत्नी है वह राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए संघर्ष हो रहा है। राजा राम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसकी पत्नी वगैरह जो है वो चाह रही है, राजा राम की जो माँ है वो चाह रही है कि राजा राम उत्तराधिकारी बने। तो ऐसी इस स्थिति में शिवाजी बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण इन सारी चिंताओं में पूरा समय जो उनकी चिंताओं में व्यतीत होगा और इस चिंताओं के रहते हुए 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं शिवाजी की धार्मिक नीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिवाजी की धार्मिक नीति को समझाइए। तो शिवाजी की धार्मिक नीति में कुछ एक पॉइंट अपन याद करेंगे जो अच्छे से याद करना है आपको। सबसे पहला हम याद रखेंगे कि
शिवाजी जो थे वो ब्राह्मण विद्वानों के लिए, ठीक है ना, जो ब्राह्मण विद्वान थे उन ब्राह्मण विद्वानों के लिए उन्होंने अलग से धन की व्यवस्था की थी, उनको संरक्षण देने के लिए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्राह्मण विद्वानों को संरक्षण देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था की। ठीक है। दूसरी जो उनकी धार्मिक नीति है वो आपको याद रखनी है कि उनके सेना में कुछ मुस्लिम सैनिक भी थे, तो उन मुस्लिम सैनिकों को वो पूरी स्वतंत्रता देते थे। नमाज अदा करने के लिए भी उनको पूरा टाइम दिया जाता था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों होने के बाद भी, दोनों सैनिक होने के बाद भी वे मुसलमानों को पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक स्वतंत्रता यानी नमाज वगैरह अदा करने की उनको पूरी स्वतंत्रता थी। और जिस प्रकार हिंदू ब्राह्मणों के लिए, हिंदू सैनिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, वैसे ही वे मुस्लिम सैनिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता व आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तीसरा पॉइंट है कि युद्ध के दौरान यदि किसी सैनिक को कुरान मिल जाती थी तो वे अपने मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दे देते थे। युद्ध के दौरान कुरान मिलने पर मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दी जाती थी। मुस्लिम सैनिकों को पढ़ने के लिए दे दी जाती थी। इसके अलावा स्त्रियों के प्रति उनकी सम्मानजनक भावना थी। युद्ध में स्त्रियों को जब बंदी बनाकर उनके सामने लाया गया तो उन्होंने ससम्मान उनको वापस शाही शिविर में भेज दिया था। तो स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक भावना थी उनकी। इसके अलावा कैलोशी के बाबा याकूत के लिए उन्होंने आश्रम बनाया। कैलोशी के बाबा याकूत के लिए आश्रम बनवाया। ठीक है ना। ये सारी धार्मिक नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, आप बहुत अच्छे से याद करोगे इसको। ठीक है ना। इसके अलावा धर्म के आधार पर सैनिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। ठीक है ना। धर्म के आधार पर सैनिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। मतलब काफी बड़ी अगर कोई सेना भी जा रही है तो उसका नेतृत्व भी मुस्लिम सैनिकों को सौंप देते थे। ठीक है ना। तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को ही सौंपे, मुसलमानों को भी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य दिए जाते थे। ओके। तो ये 5 से 6 पॉइंट है जो आपको शिवाजी की धार्मिक नीति के अंदर आपको याद करना है। नेक्स्ट जो आता है आपके हिंद स्वराज या हिंदू स्वराज। तो हिंदू स्वराज के अंदर भी हम ये कैसे कह सकते हैं
कि शिवाजी ने हिंदू स्वराज का पक्ष लिया, हिंदू स्वराज की वो स्थापना करना चाहते थे। तो इसके पक्ष में तर्क आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके पक्ष में जो तर्क है, हिंदू स्वराज के पक्ष में तर्क, ठीक है ना, ये पक्ष में तर्क आपको याद करना है। 2 से 3 पॉइंट हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हिंदू पक्ष के तर्क में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि उन्होंने भारत में स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए हिंदवी स्वराज्य, क्या है, हिंदवी स्वराज्य, जो उनकी अवधारणा थी, हिंदवी स्वराज्य के आधार पर, केवल दक्षिण भारत में नहीं, संपूर्ण भारत पर, ठीक है ना, हिंदवी स्वराज्य के आधार पर संपूर्ण भारत में, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में, केवल दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण भारत में हिंद स्वराज की स्थापना पर बल दिया। हिंदवी स्वराज्य के आधार पर संपूर्ण भारत में हिंद स्वराज्य की स्थापना पर बल दिया, जिसमें पता चलता है कि वह केवल भारत के दक्षिणी भाग में नहीं, संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की, हिंदुओं के शासन की बात पर बल देते थे। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी के द्वारा 2 कर लिए जाते थे बाहरी राज्यों से सुरक्षा के लिए, पड़ोसी राज्यों से जो लिए जाते थे। तो शिवाजी द्वारा जो 2 कर लिए जाते थे, शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी, 2 ही कर थे। शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी कर की वसूली भी, कर की वसूली करना, कर की वसूली करना भी इसका समर्थन करती है। समर्थन कैसे करती है कि भी चौथ और सरदेशमुखी किस लिए लिए जाते थे, पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा करने के लिए, कि मुगलों के जहां आक्रमण हो रहे हैं उन वहां पर सुरक्षा देने का कार्य कौन करेंगे, मराठा करेंगे। ये देखो जो चौथ है ये आपको ध्यान रखना है, चौथ जो होता था ये 1/10 भाग लिया जाता था, और सरदेशमुखी जो होता था वो 1/4 भाग होता था चौथ, और 1/10 भाग जो लिया जाता था वह था सरदेशमुखी का। ओके, ये दोनों जो कर थे ये मुगल से या बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लिया जाता था, और उनकी सुरक्षा का दायित्व जो होता था वो मराठों के पास में आ जाता था। ओके, तीसरा जो तर्क दिया जाता है इसमें क्या है कि शिवाजी जो हैं वह आगरा भी गए थे। शिवाजी का जो आगरा जाने का उद्देश्य था, शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य, आगरा में किसका शासन था, मुगल साम्राज्य का। तो मतलब यह है कि वे उत्तर भारत में भी जाकर उस वहां की परिस्थितियों को जांचने के लिए वहां पर गए थे कि किस प्रकार यहां पर मुगलों के आधिपत्य को समाप्त किया जा सकता है। यानी ये इस बात का पूरा साबित करता है इस चीज को कि वो केवल दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में, संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, हिंदू शासन स्थापित करना चाहते थे। तो शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य, शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य उत्तर भारत की परिस्थितियों को देखना था, ठीक है ना, जहां पर अभी किसका शासन था, मुगलों का शासन था, और वहां पर वो किस प्रकार हिंदुओं के शासन स्थापित कर सके, इसलिए वो गए थे आगरा। नेक्स्ट और लास्ट में जो आपको ध्यान रखना है कि मुगलों से जब वो युद्ध करते थे, संघर्ष करते थे, उस समय शिवाजी जो थे, मुगलों में जो राजपूत सैनिक थे, ठीक है ना, मुगलों में काफी राजपूत सैनिक भी थे, तो जब वे मुगलों से संघर्ष करते थे उस समय राजपूत सैनिकों के साथ में हमेशा मेलजोल की नीति अपनाने की भावना रखते थे। ऐसे नहीं है कि खुद ब्राह्मण राजपूत है, हिंदू है तो दूसरे हिंदू को मारे, जहां तक संभव हो वो उसे मेलजोल बनाने की नीति अपनाते थे। जब वो नहीं मानते थे तब वो एक दूसरे विपक्षी के तौर पर युद्ध लड़ते थे, ठीक है ना। तो मुगलों के साथ युद्ध करते समय, मुगलों के साथ
युद्ध करते समय जैसा कि हमने देखा जसवंत सिंह के साथ में उनकी हमेशा मेलजोल की नीति थी, मतलब जसवंत सिंह जो थे वो मुगलों के भी मित्र बने हुए थे और मराठों के भी मित्र बने हुए थे, ठीक है ना। तो मुगलों के साथ युद्ध करते समय वे राजपूत सैनिकों के साथ मेलजोल की नीति अपनाते थे। ओके, तो ये 4 बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी जो थे वे संपूर्ण भारत में हिंदू शासन की स्थापना करना चाहते थे। ओके, तो यहाँ पर हमारा शिवाजी कंप्लीट हो गया है। अब शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वह योग्य नहीं थे, ठीक है ना, शिवाजी के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। शिवाजी का पुत्र जो था वह कौन था? संभाजी, ठीक है। संभाजी मुगल दरबार में चला गया था। संभाजी के बाद में शासक कौन बना? शिवाजी का पोता साहू जी। अब साहू जी जिस समय बने उस समय भी सारी व्यवस्था जो थी वो अस्त व्यस्त चल रही थी। इसमें क्या हुआ, शाहू जी के द्वारा ही शासन की समस्त शक्तियां जो वो किसको सौंप दी गई थी? पेशवाओं को सौंप दी गई थी। पेशवा कौन होते थे? मराठा शासन के दौरान जो प्रधानमंत्री का पद था वो पेशवा कहलाते थे, ठीक है ना। जो शासक को, मराठा शासक को उनके कार्यों में सहयोग देने का कार्य करते थे, जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त थे, उस प्रधानमंत्री को क्या पद दिया गया था? पेशवा कहा जाता था, ठीक है ना। तो साहू जी के बाद में जो पहले शासक के पास सारी शक्तियां होती थी, साहू जी ने अपनी शक्तियां किसको सौंप दी? पेशवा को। और धीरे धीरे शासक का पद तो लुप्त होता गया और पेशवा जो थे, मराठा जो सरदार थे, वही मराठा शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गए थे। यानी पेशवा के बाद में, इस पेशवा के बाद में नीचे धीरे धीरे उनके जो पुत्र होते थे वह निरंतर मतलब कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन पेशवाओं ने अपना शासन स्थापित कर लिया। जो मराठा शासक थे उनका साम्राज्य लगभग नहीं के बराबर हो गया था, ठीक है ना। तो पेशवा में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो पेशवा था वह कौन था? जो कि साहू जी के काल में था, वह था बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 2 ही पेशवा अपन इस लेसन में पढ़ेंगे, बाकी का अपन जो नेक्स्ट लेसन है जिसमें अपने आंग्ल मराठा संघर्ष वगैरह उसमें आएंगे सारे। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो प्रथम पेशवा थे जिन्होंने सत्ता अपने हाथों में ली थी। अब यहां पर क्या है कि बालाजी पेशवाओं का मराठों के साथ में, निजामों के साथ में जो संबंध है वह अच्छे नहीं है। अब यहाँ पर पहली जो आपको संधि याद करनी है शिवाजी के बाद की, यानी साहू जी के बाद, जिसमें पेशवाओं के पास में शक्तियां आ जाती है। तो मराठा शासक कौन है? साहू जो है वह, उस साहू के साथ में संधि होगी 1719 ईस्वी की। किसके साथ में ये संधि होगी ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल दरबार जो है वह चारों तरफ से अस्त व्यस्त चल रहा है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो चुकी है। उत्तराधिकार संघर्ष में मुअज्जम है, अन्य जो उसके पुत्र है, उन चारों में संघर्ष की स्थिति चल रही है। ऐसे में संपूर्ण मुगल दरबार जो है वह 2 सैयद बंधुओं के हाथों में आ जाता है। और वो 2 सैयद अली बंधु जो हैं, ठीक है ना, वो जो 2 सैयद अली बंधु जो हैं उनके षड्यंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सारी मुगल सत्ता उनके हाथों में आ जाती है। वो 2 सैयद बंधु जो है वो कौन है? अब्दुल्ला खां है और हुसैन कुली खां है। ये हमको नहीं लिखना है, कहीं याद आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि वो दोनों क्या करते हैं, मुगल दरबार में नया शासक किसे नियुक्त करते हैं? फर्रुख सियार को नियुक्त कर देते हैं। मुगल शासक किसे बना देते हैं? फर्रुख सियार को शासक बनता है। फर्रुख सियार को शासक बनाने वाला फर्रुख सियार क्या करता है? उन दोनों सैयद बंधुओं के खिलाफ ही संघर्ष करना शुरू कर देता है, षड्यंत्र रचाना शुरू कर देता है। अब जब सैयद बंधुओं का दूसरा एक भाई है जो उसका मित्र है, जो दक्षिण में एक मीर बख्शी के पद पर है, ठीक है ना, दक्षिण में मीर बख्शी के पद पर है, जिसका नाम है हुसैन अली। मीर बख्शी कौन है? हुसैन अली जो है, देखो 2 सैयद बंधु, सॉरी सैयद बंधु में से एक बंधु जो है, 2 सैयद बंधु कौन है? सैयद बंधु कौन है? 2। पहला नाम है अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान, और दूसरा है हुसैन कुली खान। ये दोनों शासक किसे बना रहे हैं? फर्रुख सियार को। फर्रुख सियार जब इनके षड्यंत्र खिलाफ षड्यंत्र रचेगा तो हुसैन कुली खान क्या करेगा? फर्रुख सियार के खिलाफ, उसको शासक तो बना दिया है, तो हुसैन अली को, सॉरी हुसैन कुली नहीं है, हुसैन अली है, हुसैन अली के खिलाफ क्या करता है? हुसैन अली जो है
वह मराठा शासक साहू के साथ में एक संधि करता है। ये संधि किसके बीच होगी? इन दोनों के बीच में, हुसैन अली खां और साहू के बीच में। किसके विरुद्ध होगी? फर्रुखसियार के विरुद्ध होगी। इसमें क्या होगा? इसमें इन दोनों के बीच में संधि की प्रमुख शर्तें जो है वो आपको याद रखनी। 1719 की जो मराठों और सेठ बंधु के बीच संधि हुई है, पहली संधि की शर्त क्या है कि मुगलों द्वारा साहू के प्रदेश लौटा दिए गए, जो क्षेत्र मुगलों के द्वारा ले लिए गए थे, क्योंकि मुगल दरबार अभी इन दोनों के हाथों में है, तो मुगलों के अधीन जो साहू के संघर्ष के दौरान जो प्रदेश थे इस संधि के तहत आपको लौटा दी जाएंगे, लौटा देते हैं हम, और आप जो है वो हमारे साथ मिलकर फर्रुखसियार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह है कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक पर मराठों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अभी तक ये किसके दरबार में थे? मुगल दरबार के अधिकार में थे, लेकिन साहू से संधि करने के बाद भी इन क्षेत्रों पर हम आपका अधिकार स्वीकार कर लेंगे। तीसरी जो शर्त थी कि मराठों को चौथ और सरदेश मुखी की वसूली की अनुमति दी गई। कहां पर? दक्षिण भारत में। ये ध्यान रखने आपको, कहां पर अनुमति दी गई थी इनको? दक्षिण भारत में, कि भाई आप दक्षिण भारत से इन दोनों करों की वसूली कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस वसूली के बदले में 15,000 जो मराठा सैनिक होंगे, ठीक है ना, 15,000 मराठा सैनिक जो है वह किसके दरबार में रहेंगे? मुगल दरबार के पास में रहेंगे। 15,000 मराठा सैनिक कहां पर रहेंगे? मुगल दरबार में रहेंगे। आप चौथ वसूली तो कर सकते हो, इसके बदले में हमें क्या दोगे? 15,000 मराठा सैनिक दोगे, जो कि मुगलों की सेना में शामिल होंगे। चौथी आपको ध्यान रखनी है कि साहू की माता यसुबाई जो थी और पत्नी, जो कि अभी तक मुगल दरबार में बंदी बनाए गए थे, उन दोनों को यहां से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ओके। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है, मुंशी शिवगांव की संधि। नेक्स्ट कौन संधि याद रखोगे? मुंशी शिवगांव की संधि याद रखोगे। ये संधि जो है वह कब होगी? 1728 ईस्वी में। कब होगी? 1728 ईस्वी में कौन सी संधि होगी? मुंशी शिवगांव की संधि। अब मुंशी शिवगांव की संधि में मेन चीज जो आपको याद करनी है वो क्या याद करोगे कि यहां पर ये संधि किस किस के बीच में होगी? पेशवा के बीच में, और दूसरी तरफ आ जाएंगे निजाम के बीच में। ठीक है ना। पेशवा की सेना जो है, पेशवा जो है वह किसे पराजित कर देगा? निजाम की सेनाओं को पराजित कर देगा। पेशवा वर्सेस निजाम है, निजाम की सेनाओं को पराजित कर देगा और निजाम के साथ में पेशवा संधि करेगा, जिस संधि का नाम है मुंशी शिवगांव की संधि 1728 ईस्वी में। पहली शर्त क्या है संधि के तहत कि निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी। संभाजी की सुरक्षा किसके पास थी? निजाम के पास थी। संभाजी जो है पेशवा के खिलाफ थी, क्योंकि वो मुगलों के पास चला गया, तो यहाँ पर निजाम ने जो संभाजी की सुरक्षा जो थी उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी। दूसरा, छीने गए मराठा प्रदेश और जो मराठा कैदी थे उसके पास में, उनको छोड़ देने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना, क्योंकि पेशवा के पक्ष में ये युद्ध रहा, इसलिए सारी संधि की शर्तें भी किसके पक्ष में रहेगी? पेशवा के पक्ष में रहेगी। तीसरा, 1719 की संधि जो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, उस 19 संधि के अनुसार साहू के चौथ और सरदेश मुखी कर की वसूली के अधिकार को मान लिया गया, क्योंकि संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी गई थी। ठीक है ना, अवहेलना करने के कारण ही ये युद्ध हुआ था। और फिर जब इस संधि में वापस निजाम हार गए तो साहू को वापस दक्षिण भारत में चौथ और सरदेश मुखी का कर लेने की, वसूली करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आपको याद रखनी है लास्ट संधि, दोराहा सराय की संधि। यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि दोराहा सराय की संधि जो है वह कब होगी? 1738 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1738 ईस्वी में इस संधि होगी। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रखना है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो चुकी है और अब नया पेशवा कौन बना है? इसका पुत्र बाजीराव प्रथम। ठीक है ना। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा ये संधि होगी दोराहा सराय की संधि। ये सारी संधि यही है कि इनकी जो ऊपर वाली जो संधि की गई है उनके खिलाफ क्या है? संघर्ष चल रहा है, उन पर अमल नहीं किया जा रहा था, इसलिए संघर्ष हो रहा है। तो बाजीराव प्रथम के द्वारा इस संधि होगी। इसमें क्या होगा कि मालवा और नर्मदा से लेकर चंबल तक के प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में छोड़ दिया जाएगा, यानी मालवा नर्मदा का क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा। उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? बाजीराव प्रथम का इस पर अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर
पूरी चीजें जो है, पूरी शक्तियां जो किसके पास में आएगी, धीरे धीरे मराठा शासक जो थे वो पद किसने ले लिया, मराठा पेशवाओं ने ले लिया। इसके अलावा भी काफी सारे पेशवा हैं जो कि आप नेक्स्ट लेसन में जो आप आंग्ल मराठा संघर्ष को पढ़ेंगे उसमें सारे पेशवाओं की भूमिका को आप पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन 4 का सारे टॉपिक्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।